नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश कुमार टू की टुपाई पर। आज हम बात करेंगे 10 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प- पहले हम शुरू करते हैं 9 अक्टूबर 2025 के क्विक रिवीजन से। लिंथोई चनबम ने भारत का पहला जूनियर विश्व जूडो स्वर्ण पदक जीता। जूडो मदरसा बोर्ड समाप्त कर शिक्षा एकीकरण करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। 2025 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनस ने जीता। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल से 4-0 हटाने की मंजूरी दी। महाराष्ट्र की नई फिल्म सिटी का स्थान इतापुरी नासिक। पहली सरकारी संचालित सीवीजी व पोटास ग्रेन्यूल परियोजना गुजरात में। आरबीआई ने एफआईडीसी को एसआरओ स्वनियामक संगठन का दर्जा दिया। केंद्र ने सीजीएचएस योजना में चिकित्सा दरों में संशोधन किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरण में मतगणना 14 नवंबर को होगी। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों की मेजबानी जम्मू और कश्मीर में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनएसएस पुरस्कार 2022 को 2023 में प्रदान किया। बाड़वा दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक फिलीपींस। 13वां वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई जाएगी। ऊंट संरक्षण हेतु पहल, राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल। और अभिनेत्री सयामी खेर आयरन मैन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्लास, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल विधानसभा में कितने विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। अगला सवाल, सवाल नहीं है, इसका है जानकारी। 2019 में संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित और लद्दाख जो है बिना विधानसभा सहित। विधान लद्दाख बिना विधानसभा का बांटा गया और जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित बांटा गया। और विधानसभा संरचना, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 निर्वाचित सदस्य होंगे और इसके अलावा उपराज्यपाल को 5 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। मनोनीत सदस्य किनके लिए? एक सीट कश्मीरी प्रवासियों के प्रतिनिधित्व के लिए और एक सीट महिलाओं के लिए। शेष अन्य 2 योग्य नागरिकों के लिए जिनका योगदान समाज के विकास में है। इसका महत्व क्या है? यह प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि वे समुदाय जो विस्थापन या प्रतिनिधित्व की कमी से प्रभावित हुए हैं, उन्हें विधानसभा में उचित भागीदारी मिले। संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 239 ए व 239 ए के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं। अगला सवाल, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी दुबई, सी लंदन, डी मस्कट। मस्कट आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दुबई। संस्थान का परिचय है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की स्थापना 1963 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह संस्थान वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन, अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान में कार्य करता है। इसका नया कदम अब आईआईएफटी का पहला विदेशी परिसर ओवरसीज कैंपस दुबई यूएई में खोला जा रहा है। उद्देश्य है भारत की व्यापार शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, भारतीय छात्रों और उद्यमियों को वैश्विक व्यापारिक वातावरण से जोड़ना, भारत यूए के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना,
इसका महत्व है, दुबई एशिया का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। वहाँ आईआईएफटी का कैंपस खुलना, भारत की शिक्षा कूटनीति को बढ़ावा देना। यह पहल स्टडी इन इंडिया टेक द वर्ल्ड के विजन से जुड़ी है। अगला सवाल, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 4.05% से बढ़ाकर 7.10% कर ली है? ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डी इंडियन बैंक। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला सवाल, नहीं, भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहले हिस्सेदारी 4.05% थी, जो अब बढ़कर 7.10% हो गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, एलआईसी ने यह निवेश ओपन मार्केट परचेज के जरिए किया। इसका अर्थ है कि संस्था को बैंक के भविष्य के प्रदर्शन और सरकारी बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर भरोसा है। महत्व है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एनपीए स्तर घट रहा है और लाभ बढ़ रहा है। एनआईसी के निवेश से बैंक की वित्तीय स्थिति और निवेशकों का विश्वास और मजबूत होता है। यह कदम एलआईसी के विविधीकरण डायवर्सिफिकेशन रणनीति का हिस्सा है। इसका पृष्ठभूमि है, एलआईसी पहले भी कई पीएसयू बैंकों और बड़ी कंपनियों जैसे एसबीआई, एल&टी, आईटीसी आदि में हिस्सेदारी रखती है। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति में किस सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए 75वें, बी 76वें, सी 77वें, डी 78वें। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 77वें। मुख्य जानकारी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति एसईएआरओ के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एसईएआरओ क्या है? एसईआरओ डब्ल्यूएचओ के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक, जो दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देशों के स्वास्थ्य मामलों को समन्वित करता है। इनमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि शामिल है। भारत की भूमिका इस क्षेत्र में जन स्वास्थ्य नीति, टीकाकरण, डिजिटल हेल्थ और दवा निर्माण में अग्रणी देश है। महत्व है, जेपी नड्डा की नियुक्ति भारत की वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व की पहचान को मजबूत करती है। यह भी दर्शाता है कि भारत डब्ल्यूएचओ के एजेंडे में अब केवल सदस्य नहीं बल्कि निर्देशक भूमिका निभा रहा है। अगला सवाल, हाल ही में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी भागलपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गया। मुख्य बिंदु है, आधुनिक बिहार लैब, मॉडर्न बिहार लैब का उद्घाटन किया गया बिहार में, बिहार के गया जिले में। और इसका उद्देश्य है, बिहार में नीति निर्माण योजना, क्रियान्वयन और विकास योजनाओं को की डिजिटल ट्रैकिंग और एनालिटिक्स को सुधारना। सरकारी डेटा का एकीकृत विश्लेषण, नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास से जुड़े संकेतों का मूल्यांकन करना इसका मुख्य कार्य है। इसका महत्व यह है कि बिहार को डाटा ड्राइवन गवर्नेंस स्टेट की दिशा में अग्रसर करेगा। यह प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप एक बड़ा कदम है। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन ए शौर्य और सेवा, बी देश के प्रहरी, सी सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर, डी नई उड़ान नया भारत। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। दिन हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और ये 2024 का थीम था सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। इसका अर्थ यह है कि यह थीम वायुसेना की स्वदेशी क्षमता और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी है।
इसका महत्व है वायुसेना अब स्वदेशी लड़ाकू विमान, तेजस हेलीकॉप्टर, प्रचंड मिसाइल, अस्त्र और ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भर बन रही है। मेक इन इंडिया रक्षा निर्माण नीति को बढ़ावा देना, भारतीय रक्षा उद्योग में घरेलू उत्पादों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। हाल ही में मेघालय राज्य के में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, बी न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी, सी न्यायमूर्ति संजय करोल, डी न्यायमूर्ति संदीप मेहता। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। इस नियुक्ति राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत हुई है। इसका पृष्ठभूमि वे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे और अब उन्हें पूर्वोत्तर राज्य के लिए स्थानांतरित किया गया। इसका मतलब है पूर्वोत्तर भारत में न्यायिक मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उनकी नियुक्ति से न्यायिक दक्षता, पारदर्शिता और केस निपटान की गति में सुधार आएगा। यह भारत के न्यायिक तंत्र में अनुभव आधारित संतुलन का भी उदाहरण है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग वाणिज्य पीयूष गोयल ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी मुंबई, डी हैदराबाद। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई। मुख्य घटना केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में मुंबई में एक अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र यानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है इस केंद्र का लक्ष्य है कि युवाओं को उद्योग की मांग के अनुरूप आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देना, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स और निर्यात क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधन तैयार करना और भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर ले जाना। यह केंद्र स्किल इंडिया मिशन और मेक इन इंडिया अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ एआई, ऑटोमेशन, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल मार्केटिंग जैसे आधुनिक कोर्स भी शुरू किए गए हैं। इससे महाराष्ट्र राज्य में रोजगार और उद्योग सहयोग दोनों को गति मिलेगी। पृष्ठभूमि इसका है भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 50 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का है, जिससे विश्व का स्किल कैपिटल बन सके। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे, डी डेनमार्क। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। मुख्य जानकारी है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार का वितरण फिनलैंड में किया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक ने 1901 में की थी। अधिकांश नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन केवल शांति पुरस्कार नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। यह पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन के नोबेल असेंबली द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन हाल ही में इसके समारोह का आयोजन फिनलैंड में भी किया जाने लगा है। इसका उद्देश्य उत्तर यूरोप, नॉर्डिक रीजन में चिकित्सा अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देना है। यही फिजियोलॉजी या मेडिसिन पुरस्कार की विशेषता है। इसका महत्व है यह पुरस्कार चिकित्सा और जीव विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है। 2024 का नोबेल पुरस्कार mRNA वैक्सीन तकनीक पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को दिया गया था। अगला सवाल, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, बी 9 अक्टूबर, सी 10 अक्टूबर, डी 12 अक्टूबर। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 9 अक्टूबर। इसका पृष्ठभूमि है विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन
यूपीयू की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इतिहास: यूपीयू की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को बर्न, स्विट्जरलैंड में हुई थी। भारत ने 1954 में यूपीयू का सदस्य बनकर वैश्विक डाक नेटवर्क में शामिल हुआ। इसका उद्देश्य है डाक सेवाओं के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संचार, व्यापार और मानव संबंधों में डाक सेवाओं की भूमिका को सम्मान देना, डिजिटल युग में भी डाक सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। और इसका 2024 की थीम थी कि तो टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। विश्वास के लिए साथ मिलकर सुरक्षित और जुड़ा हुआ भविष्य। महत्व है: भारत में डाक विभाग विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 1.55 लाख से अधिक डाकघर। डाक सेवा अब डिजिटल इंडिया के अंतर्गत डिजिटल पोस्टल पेमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पार्सल सेवा जैसी आधुनिक सेवाएं भी दे रही है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।